जादुई आम के 3 ब्राइडल लहंगे। हे भगवान, आज कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो चलते चलते पूरे पसीने से भीग गई। तुमने सही कहा सुमन, आज सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। पता नहीं हमारा घर कब आएगा। हाँ दीदी, चलते चलते तो मेरे पैरों में भी जलन होने लगी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमें तो रोज इसी तरह अपने कॉलेज से आना जाना पड़ता है। इतना कहकर तीनों बहनें अपने कॉलेज से घर वापस आ रही होती है, लेकिन गर्मी की वजह से उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब कुछ देर बाद वे तीनों अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उनसे कहती है, अरे आ गई तुम लोग, लेकिन ये क्या, तुम लोग तो पूरी तरीके से पसीने से भीग गई हो। हाँ भाभी, वो बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि हम लोगों की तो हालत ही खराब हो गई। अच्छा, अब तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आराम से बैठ जाओ, मैं जब तक तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पूनम अपनी तीनों नंदों के लिए पानी लेकर आती है और उन्हें पीने के लिए देती है, लेकिन पानी पीते ही उसकी तीनों नंदे मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या भाभी, ये पानी तो बिल्कुल गर्म चाय की तरह खौल रहा है। आपने हमें मटके का ही पानी दिया है ना? नहीं सोनी, दरअसल वो आज जब मैं नदी के पास मटके में पानी भरकर ला रही थी, तभी अचानक से मेरे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई और मटका भी नीचे गिरने की वजह से टूट गया, इसलिए आज मैं तुम लोगों को ठंडा पानी नहीं दे पाई। हे भगवान, हम लोगों के पास तो एक ही मटका था, अब वो भी टूट गया है। अब भला इतनी गर्मी में हम लोग ये खौलता हुआ पानी कैसे पिएंगे? कोई बात नहीं भाभी, पर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरे हाथ से वो मटका टूट गया। पूनम इतना कह ही रही होती है कि तभी पड़ोस वाली काकी पूनम के घर आती है और उससे कहती है, अरे पूनम बहू, कहाँ हो तुम? जी काकी, कहिए। अरे पूनम बहू, वो जो मैंने कल तुम्हें अपनी बेटी के लिए सूट सिलने को दिया था ना, क्या वो सूट सिल गया? जी काकी, मैंने सिल दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो, शुक्रिया बहू, जो तुमने इतनी जल्दी मेरी बेटी का सूट सिल दिया, वरना आज मेरी बेटी को पार्टी में जाने में देर हो जाती। अच्छा, ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। इतना कहकर काकी पूनम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम की तीनों नंदे कहती है, चलो अब तो भाभी को पैसे मिल गए हैं, अब हम लोग बाजार से नया मटका खरीद कर ले आते हैं। हाँ, आपने सही कहा दीदी, वैसे भी इतनी गर्मी में मुझसे ये गर्म पानी नहीं पिया जाएगा। नहीं सुमन, हम लोग अभी नया मटका नहीं खरीद सकते। लेकिन क्यों भाभी, क्या बात है? पूनम, क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है और इसलिए अब हम लोगों को तुम तीनों की शादी करवाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन भाभी, अभी हम तीनों की शादी करवाने की क्या जरूरत है? आपको तो हमारे घर की हालत पता ही है ना, हम लोग तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से खा पाते हैं, तो ऐसे में हम तीनों की शादी कैसे होगी? तुम लोग उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे भैया और मैं दिन रात मिलकर मेहनत करेंगे और तुम तीनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाएंगे। और इस तरह पूनम और पवन को गर्मी के दिनों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वे अपनी तीनों बहनों की शादी करवा सके। तभी एक दिन पवन पूनम से कहता है, पूनम, मैंने एक रिश्ता देखा है, तीनों भाई एक ही घर से हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। हमारी तीनों बहनों को वहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए मैंने उन लोगों को कल घर पर बुलाया है। तुम बस उन लोगों की अच्छी से खातिरदारी कर देना। ठीक है जी। और इसी तरह पूनम अगले दिन फटाफट से अपनी सिलाई का सारा काम खत्म करके घर की साफ सफाई करने लग जाती है। तभी कुछ देर बाद वसुंधरा अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर आती है और कहती है, अरे मेरे तीनों बेटे बहुत ही होनहार और काबिल हैं और साथ ही बड़ी कंपनियों में जॉब भी करते हैं, इसलिए मुझे अपने तीनों बेटों के लिए बहुत ही सिंपल और सुशील लड़की चाहिए थी और मुझे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग मेरे मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर देना और साथ ही तीनों बहुओं को एक अच्छे से ब्राइडल लहंगे में तैयार करके विदा कर देना। बस हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए,
वसुंधरा की बात सुनकर पूनम और पवन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं और वसुंधरा अपने तीनों बेटों के साथ वापस चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद पवन कहता है, पूनम 2 दिन बाद मेरे काम के पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलते ही हम लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। इतना कहकर पवन जब 2 दिन बाद अपने काम के पैसे लेकर घर वापस आ रहा होता है, तभी कुछ गुंडे पवन के हाथ से पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं और पवन बेचारा चिल्लाते रह जाता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए पवन जब घर वापस आता है तो पूनम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पैसे नहीं मिले क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया पूनम। जब मैं अपने मेहनत के पैसे घर लेकर आ रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मुझसे वो पैसे छीन लिए और वहाँ से भाग गए और मैं कुछ नहीं कर पाया पूनम। अब मेरी तीनों बहनों की शादी कैसे हो पाएगी? पवन की बात सुनकर पूनम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो कहती है, आप चिंता मत करिए जी, मैं दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करूंगी, लेकिन अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगी। इतना कहकर पूनम अगले दिन से ही सिलाई के साथ साथ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना भी शुरू कर देती है। और एक दिन जब पूनम काम पर से घर वापस आ रही थी, तभी वो अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, क्या मैं ये थोड़ा सा बर्फ अपने घर ले जा सकती हूँ? वो क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे घर में एक मटका तक नहीं है, तो इस बर्फ के सहारे हमें भी थोड़ा सा ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ। इतना सुनकर पूनम अपने मालकिन के घर से थोड़ा सा बर्फ लेकर घर वापस आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर पूनम कहती है, अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? लगता है प्यास की वजह से आपको चक्कर आ गया है और धूप भी बहुत तेज है। अम्मा, ये लीजिए, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए। इतना कहकर पूनम बर्फ का पिघला हुआ पानी उस बूढ़ी औरत को पिला देती है और कहती है, अम्मा, अब आप ठीक है ना? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अपने घर पहुँचती है, वो एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर पूनम हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, घबराओ मत पूनम, मैं परी लोक की रानी परी हूँ और मैं तो सिर्फ धरती लोक पर यहाँ लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी, जिसमें तुम पास हो चुकी हो। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में यहाँ से काफी सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझ बूढ़ी औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक तुम थी जिसने मेरी यहाँ पर आकर मदद की। तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उस परी की बात सुनकर पूनम आंखों में आंसू लिए उसको अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो परी कहती है, चिंता मत करो पूनम, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ये लो। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही वहाँ पर सुंदर सुंदर पीले पीले आम प्रकट हो जाते हैं। ये लो पूनम, ये कोई साधारण आम नहीं बल्कि जादुई आम है। अब तुम इस जादुई आम से जो कुछ भी मांगोगी, ये आम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन हाँ, ये तुम्हें जो कुछ भी देगा वो बस सिर्फ आम का ही बना होगा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और पूनम उस जादुई आम को लेकर घर आ जाती है और घर आकर कहती है, ऐसा करती हूँ, मैं इस जादुई आम से कुछ मांग कर देखती हूँ। हे जादुई आम, मुझे अपनी नंदों के लिए 3 ब्राइडल लहंगा चाहिए। पूनम के इतना कहते ही वहाँ पर 3 आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर पूनम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब शादी वाले दिन उसकी तीनों नंदे आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है तो कहती है, अरे वाह भाभी, ये आम से बना हुआ ब्राइडल लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और ये तो बहुत ज्यादा ठंडा भी है। इस तरह पूनम अपनी तीनों नंदों को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ ही देर में वो अपनी तीनों नंदों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। और फिर तीनों नंदों की शादी हो जाने के बाद पूनम जादुई आम से अपने लिए एक घर मांगती है और फिर अपने पति के साथ उस जादुई आम के घर में हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। जादुई गुलाब
और खतरनाक 3 रास्ते। सीतापुर गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी पोती रूपा के साथ रहती थी। रूपा का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बूढ़ी दादी के। ये लो दादी, आप जल्दी से खाना खा लो, आज मुझे हवेली पर जल्दी जाना है। मालकिन ने जल्दी आने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से ही तुझे पढ़ने लिखने की उम्र में हवेली पर साफ सफाई का काम करने जाना पड़ रहा है। आज अगर तेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो तुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मैं लाचार हूँ बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दादी, आपसे एक बात पूछूं? मेरे माँ पिताजी की मौत कैसे हुई थी? बेटी, मैं उस दिन का जिक्र भी नहीं करना चाहती। वो एक बहुत ही मनहूस दिन था। मैं नहीं चाहती कि बीती हुई चीजों की परछाई भी तुम तक पड़े। तुम उस बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। ठीक है दादी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर रूपा हवेली पर काम करने चली जाती है। तभी उसकी मालकिन कहती है, अरे रूपा, इतनी देर तक कहाँ थी? चल अब जल्दी से हॉल की सफाई कर दे। तेरे साहब से मिलने कुछ खास लोग आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। ठीक है मालकिन। रूपा जल्दी से हॉल की सफाई कर देती है। तभी कुछ लोग के साथ हवेली का मालिक दीनानाथ वहाँ आता है। रूपा, तुम जल्दी से जाओ और मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। आइए आइए, आप लोग बैठिए। मैंने बहुत नाम सुना है आप लोगों की बहादुरी का। चौधरी साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलाया है। जी जरूर, बस आप मुझे अपना काम बताइए। तुम लोग बहुत बहादुर हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर तुम लोग में से जो भी इस काम को पूरा करेगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ ठीक है, काम कोई सा भी हो, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बेफिक्र होकर काम बताइए। हमारे गांव से सटा हुआ जो जंगल है, ठीक उसी के पीछे एक गांव था जो अब जंगलों में बदल गया है। उस गांव का नाम है चांदपुर। वहाँ एक मंदिर है, उसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब है। मुझे वो गुलाब चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। चौधरी जी, वो रास्ते चाहे जैसे भी हो, हम वहाँ से आपके लिए वो फूल जरूर लेकर आएंगे। आप बेफिक्र रहिए। इधर दूर खड़ी रूपा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है, आखिर उस गुलाब के फूल में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके बदले मालिक 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार है। रूपा ये सोच ही रही होती है, लेकिन उसकी हिम्मत ये बात मालिक से पूछने की बिल्कुल नहीं होती है। तभी उधर से चौधरी की पत्नी उर्मिला आती है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये आप कौन सी जिद पकड़ के बैठ गए हैं? क्यों उस पुरानी कहानी को दोहराना चाह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि वो गुलाब तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। देखिए, मेरी बात मानिए, जिद छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसा। उर्मिला, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। बस एक बार किसी तरह मेरे हाथ वो जादुई गुलाब लग जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उर्मिला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे, मैं कौन सा उस गुलाब को खुद तोड़ने जा रहा हूँ? मैं तो ये काम किसी और से करवा रहा हूँ। अब तुम परेशान मत हो और ध्यान रहे, ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रूपा ये सारी बातें चुपचाप दूर खड़ी होकर सुन रही होती है और घर आने के बाद वो अपनी दादी से पूछती है, दादी, चांदपुर गांव के जादुई गुलाब का क्या रहस्य है? हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था, कहीं वो सच तो नहीं? चुप कर रूपा, क्या कह रही है? खबरदार अपनी जुबान से दोबारा चांदपुर और उस जादुई गुलाब का नाम लिया तो। अरे, इस बारे में गांव में कोई भी बात नहीं करता, ये एक बीती हुई बातें हैं। जा, अब चुपचाप से अपना काम कर, फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया कर, समझी?
इतना बोलकर रूपा की दादी रूपा की बात को टाल देती है, लेकिन रूपा का मन उस रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। वो अगले दिन काम पर जाती है, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तभी रूपा को मालिक जी की बूढ़ी माँ अपने कमरे में खांसते हुए दिखाई देती है। बड़ी माँ से जाकर पूछती हूँ, उन्हें जरूर इस बारे में पता होगा। हाँ, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, ये सही मौका है। दरअसल चौधरी और उसकी पत्नी ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके रखा था, क्योंकि चौधरी की माँ हमेशा चौधरी को गलत काम करने पर टोका करती थी। इस वजह से तंग आकर वो उसे कमरे में बंद करके कैदी की तरह रखने लगा था, ताकि वो घर के किसी भी काम में दखल न दे सके। बड़ी माँ अरे रूपा बेटी, आओ बेटी, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरा बेटा और बहू कैसे हैं? कई महीने बीत गए, मैंने उन्हें देखा नहीं है। बड़ी माँ, क्या बताऊँ, उन लोगों के पास आपके लिए तो समय ही नहीं है। बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछो। बड़ी माँ, आज मैंने मालिक को चांदपुर और जादुई गुलाब के बारे में बात करते हुए सुना। बड़ी माँ, जादुई गुलाब और 3 खतरनाक रास्ते का क्या राज है? बेटी, बात दरअसल आज से 16 साल पहले की है। चांदपुर बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। उस गांव के लोगों को जब भी कोई परेशानी होती तो वो जादुई गुलाब उसकी मदद किया करता था। तभी उस गांव में एक साहूकार आता है। जब उसे उस जादुई गुलाब के बारे में पता चलता है तो वह उस गुलाब को चुराने की कोशिश करता है। तभी एक पति पत्नी उसे ऐसा करता देख लेते हैं। मैं आपको ये गुलाब नहीं काटने दूंगी। हाँ, चाहे जो भी हो जाए, हमारे जीते जी आप ये गुलाब नहीं ले जा सकते हैं। तभी वो साहूकार अपनी बंदूक से दोनों पति पत्नी पर गोली चला देता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। गांव में और कोई है जो मुझे इस जादुई गुलाब को यहाँ से ले जाने के लिए रोकना चाहता है कोई माई का लाल? साहूकार के गोली की वजह से गांव का कोई भी इंसान उस जादुई गुलाब को काटने से उसे नहीं रोकता है। जैसे ही वो साहूकार जादुई गुलाब को छूता है, तभी उस गुलाब में से गुलाबी परी बाहर आती है और उस साहूकार को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और गुस्से से गांव वालों से कहती है, मैं कई वर्षों से इस गांव के सभी लोगों की मदद कर रही हूँ, लेकिन जब बात मेरी मदद की आई, मेरी रक्षा की आई, तब सिर्फ इस दंपति को छोड़कर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। इसीलिए मैं इस गांव को श्राप दे रही हूँ। आज से ये चांदपुर एक विशाल जंगल में बदल जाएगा और इस गांव में आने वाले 3 रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझ तक पहुँचने का पहला रास्ता आग से भरा होगा और दूसरा रास्ता मेरे फूलों के कांटों से भरा होगा और तीसरा रास्ता पानी से। बेटी, उस दिन से वह गांव जंगल में बदल गया और वहां जाने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। ये सब सुनकर रूपा बहुत हैरान होती है। तभी उधर से चौधरी आ जाता है। ए रूपा, तू इस बुढ़िया के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? मालिक, मैंने चुपके से आपकी सारी बातें सुन ली थी। मालिक, आप लालच छोड़ दीजिए, ये सब मत कीजिए। तभी उधर से उर्मिला भी आती है। सुनिए जी, रूपा सही कह रही है। आपने जिन लोगों को जादुई गुलाब लाने के लिए भेजा था वो सब मर चुके हैं। प्लीज आप जिद त्याग दीजिए। हाँ मालिक। चौधरी जिस काम को करने के लिए ठान लेता है वो करके ही रहता है। ए लड़की, तुझे बहुत शौक है ना छुप छुप कर मेरी बातें सुनने का, तो सुन, अब तू जाएगी उस जंगल में मेरे लिए वो गुलाब लाने के लिए, समझी? वरना मैं तुझे और तेरी बुढ़िया दादी को इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? चौधरी के डर से मजबूरी में आकर रूपा उस जंगल में जाती है जहाँ खतरनाक 3 रास्ते होते हैं। हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा करना। इतना बोलकर रूपा जैसे ही कांटों वाले रास्ते पर पैर रखती है, वो कांटे फूल में बदल जाते हैं और पूरा जंगल खिल उठता है। रूपा जल्दी से उस जादुई गुलाब के पास जाती है और बोलती है, मुझे माफ करना जादुई गुलाब,
मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से नहीं ले गई फिर वो चौधरी मेरी दादी और मुझे गांव से बाहर निकाल देगा। तभी उस फूल में से गुलाबी परी बाहर आती है। रूपा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहाँ आओगी। परी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? रूपा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी वफादार सावित्री और सोहन लाल की बेटी हो, जिसने मेरी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी और उसी गुस्से में आकर मैंने इस गांव को श्राप दे दिया था। आज तुम यहाँ आई हो तो मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। आज मैं इस गांव को श्राप से मुक्त करती हूँ। उसके बाद वो गांव फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाता है और रूपा उस गुलाब को लेकर चौधरी के पास आती है। मालिक, ये लीजिए, मैं आपके लिए गुलाब लेकर आ गई। चौधरी जैसे ही गुलाब को छूता है उसका पूरा हाथ जल जाता है और वो गुलाब को छू भी नहीं पाता। उसके बाद चौधरी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो रूपा से माफी मांगता है। उसके बाद रूपा उस गुलाब और अपनी दादी को लेकर फिर से चांदपुर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। जादुई गुलाब हमेशा रूपा और उसकी दादी की सहायता करने लगता है। जादुई फ्रॉक का अनोखा कुआं। आराध्या अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद आराध्या के पिता राघव शराब के नशे में डूब गया। शराब पीने की आदत इतनी हद तक बढ़ गई कि वो भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब आराध्या को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी शकुंतला के कंधों पर आ गई। अब शकुंतला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना और अपनी पोती का पेट पालने लगी थी। तभी एक दिन शकुंतला रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझ बुढ़िया को। बेटे बहू को गुजरे हुए 15 साल बीत गए। अब कुछ ही दिनों में आराध्या ब्याह करने के लायक हो जाएगी और अभी तक मैं एक भी पैसे नहीं जोड़ पाई हूँ। ऐसे बोलते हुए शकुंतला की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तभी घर की मालकिन मोहिनी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ अकेले खरी खरी क्या बरबरा रही है? मेरा पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है और तूने अभी तक किचन की सफाई भी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब तुम्हारी तनख्वाह के पैसे कटेंगे ना, तभी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। अरे नहीं नहीं, बुढ़िया के साथ इतना अन्याय मत करो मालकिन। इस तनख्वाह के पैसे से ही मेरा घर चलता है। मैं इन्हीं पैसों से अपनी पोती का पेट पालती हूँ। अगर आप मेरे पैसे काट लोगी तो मैं अपनी पोती का पेट कैसे पालूंगी? भाड़ में जाए तू और तेरी पोती। चुपचाप से जल्दी जल्दी अपना हाथ चला और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ। समझ में आई मेरी बात? गरीब शकुंतला के लाख गिरगिराने पर भी उसकी मालकिन मोहिनी उसकी एक नहीं सुनती है। बेचारी बूढ़ी शकुंतला सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बेचारी शकुंतला के शरीर पर एक फटी पुरानी कॉटन की साड़ी थी, जिससे ठंड से ठिठुरते हुए वो अपने घर जाती है। तभी उसकी पोती आराध्या उनसे बोलती है, दादी माँ, आप आ गई? दादी माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है ताकि घर आकर आपको मेहनत न करना पड़े। और कल खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भी भरकर ले आई हूँ। अरे मेरी पोती, तेरा बस चले तो अपनी दादी को एक भी काम करने ना दे। चल, अब दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद शकुंतला और आराध्या दोनों दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं। खाने में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे। शकुंतला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कम पैसों की वजह से वो अपनी पोती के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तभी शकुंतला अपनी पोती से कहती है, आराध्या बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी गरीब दादी ना तो तुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे पाई
और ना ही तुझे अच्छा खाना खिला पाई। आप ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने के लिए ही तो आप बीमार होकर भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती हो ना। और फिर भूखे रहने से अच्छा तो 2 सूखी रोटियां भी मिल जाए तो वही काफी है। इसके बाद दोनों दादी पोती खा पीकर सो जाते हैं और फिर सुबह होते ही आराध्या अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ देखो सुबह हो गई, अब आप जल्दी से जग जाओ। आराध्या अपनी दादी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुंतला ठंड लगने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बेचारी आराध्या को 15 साल की उम्र में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूख से तड़पती हुई आराध्या ने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया। तभी आराध्या रोते बिलखते हुए अपने घर से दूर एक कुएं पर जाती है और रोते हुए बोलती है, हे कुआं, मुझे खुद में संभालो। मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। ना तो मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे मुफ्त का खाना देना चाहता है। इस दुनिया में गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बचपन से ना तो कभी अच्छा खाने को मिला और ना ही कभी अच्छा फ्रॉक पहनने को मिला, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब 2 वक्त की सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रहा है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। मैं अब इस दुनिया में और जीना नहीं चाहती हूँ। मैं भी आपके पास आ रही हूँ दादी माँ। जैसे ही आराध्या कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखी और खूबसूरत फ्रॉक कुएं से बाहर निकलने लगती है। यह देखकर आराध्या हैरान हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आता है, आराध्या, यह तुम क्या करने जा रही हो? बेटी, आत्महत्या करना पाप है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले तो इस कुएं से इतने सुंदर सुंदर और चमकदार फ्रॉक निकलने लगे और अब यह कुआं बोल भी रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? घबराओ नहीं आराध्या बेटी, मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसके अंदर तुम लोगों की तरह ही जादुई फ्रॉक की दुनिया है। मैं तुम जैसे गरीब और लाचार लोगों की मदद करता हूँ। यह सभी फ्रॉक तुम ले लो और तुम इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुआं जी। आराध्या जादुई कुएं का दिया हुआ सारा फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है और शाम को सभी फ्रॉक को बाजार में बेचने लगती है। आओ आओ, कम पैसों में सुंदर सुंदर खूबसूरत फ्रॉक खरीद कर ले जाओ। आओ आओ। आराध्या की आवाज सुनकर रीना नाम की एक औरत वहाँ पर आती है और उसके फ्रॉक को देखकर बोलती है, अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत फ्रॉक है तुम्हारे। ये गुलाबी वाली फ्रॉक कितने की दे रही हो बिटिया? काकी, यह फ्रॉक केवल 500 का है। अरे वाह बिटिया, तुम तो इतने कम पैसों में इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक बेच रही हो। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब लोग भी कम पैसों में ही फ्रॉक खरीदकर अपनी बेटियों का शौक पूरा कर पाएंगे। रीना खुशी खुशी आराध्या से उसके फ्रॉक खरीद लेती है। ऐसे ही थोड़ी ही देर में उसके सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। शाम को जैसे ही आराध्या घर लौटने को होती है, तभी उसके पास रास्ते में एक रोती बिलखती हुई लड़की आती है और उससे कहती है, दीदी मेरी मदद करो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फ्रॉक तक दिलवा सके। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। आराध्या जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है, उसे उसके ऊपर बहुत ही तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अनोखे कुएं से मिली हुई फ्रॉक में से एक सबसे सुंदर फ्रॉक उससे देती है और कहती है, ये लो, ये फ्रॉक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, तुम अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाना। आराध्या फ्रॉक के साथ साथ उस गरीब लड़की को कुछ पैसे भी देती है, जिसके बाद वो गरीब लड़की आराध्या का धन्यवाद करके खुशी मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो लड़की खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अनोखे कुएं से और भी फ्रॉक मांगने जाती है। हे अनोखा कुआं, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ।
लेकिन आज मुझे आपसे और भी फ्रॉक चाहिए ताकि मैं उन्हें भी बाजार में बेचकर और भी गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर भी चला सकूं। आराध्या के इतना कहते ही अनोखे कुएं के अंदर से बहुत सारे खूबसूरत फ्रॉक निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद आराध्या अनोखे कुएं का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा कुआं जी, आज आपकी वजह से मैं गरीब लोगों की मदद कर पा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। अरे तुम्हें हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे भी इसी तरह से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास दौड़ी चली आना और मैं तुम्हें ढेर सारे फ्रॉक दूंगा, वो भी मुफ्त में। आराध्या वहाँ से सारे फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देती है। शाम होने तक आराध्या उन सारे फ्रॉक को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। इसी तरह आराध्या की सारी परेशानी दूर हो जाती है और अब आराध्या के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। साथ ही वो अनोखे कुएं के फ्रॉक की मदद से गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगती है।